नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, उसके बारे में बेसिक से चर्चा करेंगे। और आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यानी इस मोटिवेशन लाइन के साथ इस क्लास को आरंभ करते हैं। देखते हैं मोटिवेशन लाइन को। ना किसी जिगर की तलाश है, ना किसी जिगर की तलाश है, ना किसी के दर्द की तलाश है। ना किसी जिगर की तलाश है, ना किसी दर्द की तलाश है। मेरे दिल का हाल जो जान ले, मुझे उस नज़र की तलाश है। मेरे दिल का जो हाल जो जान ले, मुझे उस नज़र की तलाश है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को आरंभ करते हैं। हाल ही में कौन फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? हाल ही में कौन फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो बात करते हैं डेवी हेविट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आइए बात करते हैं इसके बारे में बेसिक से। अब बात करते हैं फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है उसके बारे में हम बेसिक से चर्चा करेंगे और समझेंगे। कॉरपोरेट कार्यकारी और पूर्व आरआरसी प्रमुख डेवी हेविट यानी कि कॉरपोरेट कार्यकारी और पूर्व आरएसी प्रमुख डेवी हेविट को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की यानी फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की जो संस्था है वहाँ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ अपने उत्तराधिकारी ग्रेग क्लार्क पर अनुचित टिप्पणियों पर उनके बाहर निकलने की अटकलें भी समाप्त हो गई है। और बात करते हैं फुटबॉल एसोसिएशन का गठन की, तो 1986 में इसका गठन किया गया था। और फुटबॉल का सर्वोच्च नियंत्रण निकाय की बात करें तो यह फीफा है। और इसी के द्वारा फुटबॉल का नियंत्रण मतलब कि सर्वोच्च नियंत्रण है। इसी के अंदर फुटबॉल खेल यानी खेले जाते हैं। और बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना की, तो यह 23 जनवरी यानी 23 जून 1937 में किया गया था। और बात करते हैं फीफा विश्व कप को सबसे ज़्यादा जीतने वाले कौन सा देश था, तो ये 5 बार सबसे ज़्यादा जीतने वाले देश ब्राज़ील है फीफा विश्व कप। और फीफा की बात करते हैं यानी फीफा का फुल फॉर्म की बात करते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है। और बात करते हैं फीफा एक वैधानिक फुटबॉल की शासी निकाय है। यानी कि फीफा की बात करें तो यह वैधानिक की स्थिति में फुटबॉल का शासी निकाय है। और बात करते हैं इसका उद्देश्य, फीफा का उद्देश्य की बात करें तो खेल शासन यानी खेलों के शासन इसका उद्देश्य है। और बात करते हैं फीफा का मुख्यालय की, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं फीफा की, तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में किया गया था रूई सेंट होनोरुस पेरिस फ्रांस यानी कि बात करते हैं 1904 में किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करते हैं रूई सेंट होनोरुस पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और बात करते हैं फीफा का जो यानी कि फीफा की टैग लाइन की बात करें तो फॉर द गेम फॉर द गेम यानी फॉर द वर्ल्ड इसका टैग लाइन है फीफा का। और बात करते हैं फुटबॉल खेल के एक मैच 90 मिनट का होता है। यानी कि फुटबॉल खेल में जो एक मैच होता है टोटल 90 मिनट का होता है, जिसमें 2 हाफ होता है यानी कि 45 मिनट का हाफ होता है। और बात करते हैं 2018 में फीफा विश्व कप फ्रांस में आयोजित किया गया था, जिसमें कि फ्रांस ने ही जीता था और क्रोएशिया को हराकर, यानी कि विजेता की बात करें तो क्रोएशिया रहा था, इसी को हराकर फ्रांस ने जीता था। और बात करें तीसरा स्थान बेल्जियम का रहा था, चौथा इंग्लैंड का रहा था। और बात करते हैं 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, तो यह कतर में आयोजित होने वाला है। और बात करते हैं फीफा रैंकिंग में भारत एक स्थान गिरकर यानी कि पहले जो था
भारत का 108 स्थान था, 108वां स्थान था और यह गिरकर 190 रैंक पर आ गया है, जिसमें कि बेल्जियम टॉप पर है। यानी कि बेल्जियम की बात करें तो यह नंबर फर्स्ट पर है। और बात करते हैं भारत 2019 में, यानी कि ये जो 2008 का अंक है 2019 में था, 2019 में भारत का स्थान यानी कि फुटबॉल रैंकिंग में तो 108वें स्थान पर था और अभी वर्तमान में 190 रैंक पर चला गया है खिसक कर। और बात करते हैं भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा की, तो यह डुरांड कप भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है। और बात करते हैं जिसका प्रथम बार आयोजन, यानी कि डुरांड कप का प्रथम बार आयोजन जो किया गया था 1888 में शिमला में हुआ था। और विश्व का सर्वाधिक प्रिय खेल की बात करें तो फुटबॉल विश्व का सर्वाधिक प्रिय खेल है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर याद रखिएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि फुटबॉल के बारे में और भी। तो फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी के नाम की बात करें तो बाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह संधू, सुनील छेत्री। और बाईचुंग भूटिया के नाम से अभी हाल ही में सिक्किम में स्टेडियम बन रहा है। और बात करते हैं सिक्किम एक भारत का पहला जैविक राज्य बना है। और बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी की, तो इसका ट्रिक की बात करें तो रोस में आकर सूंड में आम तोड़े, रोस में आकर सूंड में आम तोड़े, ये जो ट्रिक है तो ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी की ट्रिक है। रॉ से हो गया रोबर्ट्स कप और सौ से हो गया संतोष ट्रॉफी और आकर आ जो है ये साइलेंस है। और बात करते हैं सूर में बात करते हैं तो सूर का हो जाता है सुब्रतो कप। और डी की बात डो से बात करें तो डुरंट कप। और बात करें तो आम तोड़े तो से हो जाता है आशुतोष कप। यानी कि ये जो जितने भी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। रॉबर्ट्स कप किस खेल से मिलते हैं? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किस से मिलता है? फुटबॉल से। और डुरंट कप, ये तीनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस तीनों को याद रखिएगा। बात करते हैं और अब बात करते हैं डेविड हेविट की, तो ये अभी डेविड हेविट है जो इसी को अभी वर्तमान में चुना गया है। और बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की, तो आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड की स्थिति, तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है। और बात करते हैं ये स्विट्ज़रलैंड की तो यह एक यूरोपीय देश है। और तो यहीं पे फीफा यानी फीफा का मुख्यालय की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में ही स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बेनेडेटा बिगना को किसका नया सीईओ बनाया गया है? बेनेडेटा बिगना को किसका हाल ही में नया सीईओ बनाया गया है? तो बात करते हैं फेरारी का नया सीईओ बनाया गया है बेनेडेटा बिगना को। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं फेरारी ने बेनेडेटा बिगना को अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। उनसे पहले इस पद पर जॉन एल्केन थे, यानी कि बात करते हैं तो जॉन एल्केन के बाद बेनेडेटा बिगना को बनाया गया है। और बात करते हैं फेरारी एसपीए इटली के मारानेली में स्थित है। तो इसका एसपीए की बात करते हैं इटली के मारानेलो में स्थित है और इतालवी लग्जरी स्पोर्ट कार की निर्माता है, यानी कि इतालवी लग्जरी कार स्पोर्ट कार की यह निर्माता कंपनी फेरारी है। और बात करते हैं फेरारी की संस्थापक की, तो यह एंजो फेरारी है, यानी कि फेरारी कंपनी की संस्थापक यानी जनक के रूप में बात करते हैं तो एंजो फेरारी इनके संस्थापक है। और फेरारी की स्थापना की बात करें तो 1947 यानी 1947 में मारानेलो इटली में किया गया था। मारानेलो इटली का जगह है, वहाँ पे किया गया था। और फेरारी की मुख्यालय की बात करें तो मारानेलो इटली में है, मारानेलो में इसका मुख्यालय जो इटली देश में स्थित है। और बात करते हैं अब बात करते हैं ये है फेरारी कंपनी के सीईओ जो हाल ही में बनाया गया है, ये बेनेडेटा बिगना है। और बात करते हैं फेरारी कंपनी का लोगो, ये है फेरारी कंपनी का लोगो, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसके बारे में और कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये है इटली की बात करें तो जो इटली यहाँ पे स्थित है, जो कि यह एक यूरोपियन कंट्री है। और बात करते हैं इटली की, तो इटली का जो तिरंगा है यानी कि झंडा है इंडिया के तिरंगा के समान इनका सेम कलर है इटली का भी। और बात करते हैं इटली के बारे में और भी। और बात करते हैं इटली की
राजधानी की बात करें तो रोम है इसकी राजधानी। और बात करते हैं इटली में जो ज्वालामुखी की बात करते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये है द्वीप इटली की। तो यहाँ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है और इटना ज्वालामुखी भी इटली में है और पनरिया ज्वालामुखी भी इटली में स्थित है। कैंपी फ्लेग्रियाई इटली में ही ज्वालामुखी है। और बात करते हैं विसुवियस ज्वालामुखी, ये इटली में है जो बहुत ही प्रचलित है। यानी कि बात करते हैं विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है और इतना ज्वालामुखी भी इटली में है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की बात करते हैं ये भी इटली में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस भारतीय को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो बात करते हैं RS सोढ़ी को एशिया पैसिफिक उत्पादकता पुरस्कार हाल ही में मिला है। और बात करते हैं इसके बारे में क्यों मिला है और किस लिए इसे दिया गया है यह पुरस्कार। और आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो एशिया पैसिफिक पुरस्कार जो दिया गया है तो गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ यानी अमूल के प्रबंधक निदेशक RS सोढ़ी को बढ़ी उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन यानी APO शॉर्ट में कहें तो APO टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है टोक्यो जापान से इसे मिला है। और बात करते हैं यह पुरस्कार 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। यानी कि 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। और बात करते हैं यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और बात करते हैं एशिया पैसिफिक क्षेत्र पुरस्कार हर 5 साल में प्रदान किए जाते हैं और प्रत्येक देश सभी नामांकन में से केवल एक उम्मीदवार को नामित कर सकता है। और सोढ़ी ने इसी के साथ 36 लाख डेयरी किसानों की ओर से पुरस्कार प्राप्त की है। यानी 36 लाख की पुरस्कार जो है सोढ़ी ने डेयरी किसानों की ओर से प्राप्त किया है। यह है RS सोढ़ी, आप देख सकते हैं RS सोढ़ी है जिसने यह 36 लाख की पुरस्कार जीता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस अभिनेत्री ने UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? हाल ही में भारत की किस अभिनेत्री ने UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है? तो बात करते हैं यह जीता है तिलोत्तमा सोम ने यह पुरस्कार जीता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में, यह किस लिए जीता है और यह पुरस्कार के बारे में और यह तिलोत्तमा सोम के बारे में भी विशेष से चर्चा करते हैं। आइए, भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित किया है। और बात करते हैं तिलोत्तमा सोम ने फिल्म राहगीर द वेफेयर्स में अपनी भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता है। ये बात करते हैं राहगीर द वेफेयर में अपनी भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता है। और इस फिल्म के निर्देशक की बात करते हैं तो गौतम घोष है। और UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का यह 23वां संस्करण था। तिलोत्तमा सोम के अलावा फिल्म निर्माता गौतम घोष ने UKAFF में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यानी कि बात करते हैं UKAFF की, तो UK एशिया फिल्म फेस्टिवल के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार गौतम घोष ने जीता है। बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म राहगीर द वेफेयर्स 3 अजनबियों की कहानी है। यानी कि बात करते हैं 3 अजनबियों की कहानी के बारे में इस फिल्म में बताया गया है जो कि दैनिक वेतन के आधार पर कार्य करते हैं। यानी कि दैनिक यानी कि रोज़ मजदूरी के वेतन पर, यानी कि रोज़ मजदूरी करते हैं।
और बात करते हैं ये सभी एक यात्रा पर गलती से एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि एक यात्रा पर जाते हैं और गलती से एक दूसरे से मिलते हैं और अपने बीच एक मजबूत बंधन का विकास करते हैं। इस फिल्म के अन्य किरदार की बात करें तो आदिल हुसैन और तिलोत्तमा स्वामी और नीरज का भी है। और बात करते हैं ये है तिलोत्तमा स्वामी की बात करते हैं तो ये तिलोत्तमा स्वामी है जो इसमें मुख्य नायिका की रोल किया है। और बात हाल ही में किसे एक साल के लिए यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख बनाए गए हैं, यानी कि हाल ही में किसे एक साल के लिए यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख बनाए गए हैं। तो बात करते हैं इसे किसे बनाए गए हैं तो के नागराज नायडू को बनाया गया है। तो ब्यूरोक्रेसी के एक साल के लिए प्रमुख के नागराज नायडू को बनाया गया है। और बात करते हैं चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से और भी। भारतीय विदेश सेवा यानी IFSC अधिकारी के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा चीफ दी कैबिनेट नामित किया गया था। उन्हें जब सभी देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं, विश्व निकाय को समन्वय करने का नेतृत्व करने के लिए 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं नायडू की के नागराज नायडू की संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप अस्थायी प्रतिनिधि है और वह भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र के लिए लोन पर होंगे, क्योंकि उनका यह पद भारतीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ के पद के बराबर होता है। तो इसका कार्यकाल की बात करें तो 1 साल के लिए इसे नियुक्त किया गया है। ये है के नागराज नायडू है जो इसे नियुक्त किया गया है 1 साल के लिए। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शिशु सेवा योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शिशु सेवा योजना लॉन्च की गई है? तो बात करते हैं असम राज्य के द्वारा शिशु सेवा योजना लॉन्च की गई है। आइए इसके बारे में बेसिक से जानते हैं क्यों लॉन्च की गई है और उसके बारे में जानेंगे कि किस लिए लॉन्च की गई है, इसका क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों खो दिए हैं, यानी कि माता पिता खो दिए हैं, जिसका कोई परिवार नहीं बचे हैं, वो अकेले रह गए हैं कोविड-19 के दौरान, उसे यह वित्तीय सहायता यानी चेक सौंपे हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 7,81,200 प्रत्येक लाभार्थी के नाम सावधिक जमा के रूप में बैंक में रखे जाएंगे और 3,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता जो सावधिक जमा से वसूल की जाएगी और लाभार्थियों को 24 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। यह सुविधा जो है 24 वर्ष तक आयु तक यह दी जाएगी। और बात करते हैं 24 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सावधिक जमा के रूप में रखी गई मूल राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी, यानी कि इसके लिए जो मूल राशि रखी गई है तो यह उसके बैंक में सीधे दी जाएगी, यानी कि 7,81,000 प्रत्येक लाभार्थी को सावधिक खाते में जो ये रुपये यानी अमाउंट जो रखी गई है, अगर 24 साल उसका उम्र पूरे हो जाते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और बात करते हैं इसके लिए अन्य भी बहुत सी सारी सुविधाएं हैं जो कि उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और उसकी नियमित देखभाल के लिए उसके परवरिश यानी शिक्षा के सारी जिम्मेवारी ये सरकार इस योजना के तहत सरकार उठाएंगे। और यह योजना जो है बात करते हैं तो कई राज्यों यानी केंद्र से लेकर राज्यों तक यह योजना चलाई जा रही है और सभी राज्य के लिए अलग अलग स्कीम है। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने बहुत से राज्य जितने भी राज्य ने यह योजना लॉन्च किया है अलग अलग नाम से, उसमें अलग अलग रुपये यानी अमाउंट अलग अलग सरकार के द्वारा रखे गए हैं। तो आप वह वीडियो पिछले वीडियो में आप जानकारी ले सकते हैं। तो यह योजना की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से।
और बात करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की। ये हेमंत बिस्वा शर्मा है जो इस योजना के अंतर्गत चेक बांटते हुए दिखाया गया है। और बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर है। असम का मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल की बात करते हैं जगदीश मुखी राज्यपाल है। और बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की तो एन कोटेश्वर सिंह है। एन कोटेश्वर सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करें तो असम की तो 15 अगस्त 1947 में असम राज्य का स्थापना किया गया था। और बात करते हैं असम में लोकसभा सीटों की संख्या की तो 14 लोकसभा सीटें हैं। और बात करते हैं राज्यसभा सीटों की तो 7 है राज्यसभा सीट, यानी 7 दूना 14, 7 राज्यसभा और लोकसभा 14। और 126 बात करें तो विधानसभा सीट 126 है। यानी कि बात करते हैं असम में हाल ही में नई सरकार का गठन किया गया है। और बात करते हैं असम में हाल ही में 7 राष्ट्रीय उद्यान की संख्या हो गई है, जो मैंने पिछली क्लास की वीडियो में बताए थे। और बात करते हैं असम में अम्बुबाची मेला असम में ही लगता है। और असम बात करें तो चाय उत्पादन में बहुत ही फेमस है। और बात करते हैं तो असम में तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और असम की बात करें तो यह 7 सिस्टर में सभी 7 सिस्टर राज्यों में से एक है, जो कि सभी राज्यों से 7 सिस्टर में सभी राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य असम है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश की नेवी बना रहा है अपना पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप। किस देश की नेवी द्वारा बना रहा है अपना पहला फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप। तो बात करते हैं यह रूस के द्वारा यह फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप तैयार किया जा रहा है। और बात करते हैं इसके बारे में, इसकी क्या खासियत है और क्यों तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा बेसिक से। रूस पहला नौसैनिक जहाज जो कि पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस होगा, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। यानी पूरी स्टील्थ तकनीकी से लैस होगा। अगर इसका कोई भी जहाज इसका पता लगाना चाहेंगे तो इसको पता लगाना मुश्किल है इसका। और बात करते हैं कि यह मरकरी नेवल कॉर्वेट डब्ड प्रोजेक्ट, यानी मरकरी नेवल कॉर्वेट डब्ड प्रोजेक्ट 20386 की सेल पहले ही बनाई जा चुकी है। और जहाज को अगले साल तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। और यह युद्धपूर्व क्रूज मिसाइलें, विमान भेदी मिसाइलें और तोपखाने से लैस होगा। और बात करते हैं नौसेना का यह जहाज पनडुब्बियों का पता करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा। और स्टील्थ तकनीकी से निर्मित जहाज और विमानों का रडार के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि इस जहाज की बात करें तो स्टील्थ तकनीकी से निर्मित जहाज और विमानों का रडार के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। और बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की बात करते हैं यहाँ के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति है। और जो 2036 तक यह राष्ट्रपति रहने के लिए संविधान में विशेष प्रस्ताव पारित किया है पुतिन के द्वारा। और बात करते हैं राजधानी की, तो मॉस्को राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो रशियन रूबल है। और व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, तो यह है पुतिन की। और बात करते हैं पुतिन अपने संविधान में विशेष कानून पारित करके 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का यह जो है अमेंडमेंट पारित कर दिया है। और बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल जो रूस की मदद से भारत में बनाया जा रहा है, और यह की बात करते हैं। और यह S-400 जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है रूस से संबंधित है। और आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की बात करें तो इजराइल देश से संबंधित है। और बात करते हैं रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा देश है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। तो बात करते हैं इस अधिग्रहण जो किया है यह भारत पे के द्वारा यह इसका अधिग्रहण किया गया है, कि पे बैक इंडिया का भारत पे के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा बेसिक से जानते हैं। अब बात करते हैं मर्चेंट भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता भारत पे ने अपने 60 लाख कौन सा ऑफलाइन व्यापारियों को ग्राहक के लिए पुरस्कार और वफादारी कार्यक्रम शुरू करने में मदद करने के लिए एक मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण से
अमेरिकन एक्सप्रेस और आईसीसी इन्वेस्टमेंट्स यानी स्ट्रेटेजिक फंड से बाहर निकलने की उम्मीद है, जो इकाई में क्रमशः 90% और 10% हिस्सेदारी रखते हैं। और बात करते हैं भारत पे के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अशनीर ग्रोवर है। और बात करते हैं भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारत पे की स्थापना की बात करें तो 2018 में इसका स्थापना किया गया था। यह है भारत पे ऐप। और एक भारत एक क्यूआर कोड इसका लॉन्च किया गया है, जो इसी कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बात करते हैं किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऑकलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आइए इसके बारे में बेसिक से चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स यानी कि बात करें तो अगर क्वेश्चन ये पूछे जाए कि ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। और बात करते हैं इस इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे रहे हैं। और शहर की बात करें तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस इंडेक्स में यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में आगे रहे हैं। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो जेसिका आर्डर्न है वहाँ के प्रधानमंत्री। और न्यूजीलैंड में जो है तो कोरोना को काबू करने में सक्षम रहा था। और वहाँ कोविड-19 विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। विस्तार को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। और बात करते हैं जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं। और बात करते हैं सीरिया की, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही है, यानी कि सबसे पीछे सीरिया की राजधानी दमिश्क रही है। अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और चलिए तो देखते हैं इस इंडेक्स में शीर्ष 10 पर जो रहने वाले शहरों की सूची है। तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शीर्ष पर रहा है। और ओसाका सेकंड पर, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया थर्ड पर रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये सूची 10 सूची में नाम दिए गए हैं। और बात करते हैं 10 दुनिया के सबसे कम रहने वाले 10 शहरों की सूची है, जो सबसे कम रहते हैं। सबसे कम दमिश्क सीरिया में रहने वाले आदमी की संख्या है। और बात करते हैं इस तरह की जितने भी इंडेक्स है जो सबसे कम है उस तरह इसमें दिया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिटकॉइन निवेश 2020 में किस देश ने टॉप स्थान प्राप्त किए हैं? तो यह किस देश ने टॉप स्थान पर रहा है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है? तो यूनाइटेड स्टेट जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है बिटकॉइन निवेश 2020 में। और बात करते हैं इसके बारे में और भी। मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि मैनहट्टन द्वीप की बात करें तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। और ये एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी चाइनालिस ने अपनी रिपोर्ट बताया है कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में 4.1 अरब डॉलर के लाभ के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ है। तो वहीं चीनी व्यापारियों को 1.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। और बिटकॉइन निवेश लाभ की बात करें तो 2020 में शीर्ष पर 25 देश में से भारत 18वें स्थान पर है। तो 25 देश में भारत का स्थान की बात करें तो यह बिटकॉइन निवेश में 18वें स्थान पर है, तथा उसका कुल लाभ की बात करें तो 241 अरब डॉलर है। और बिटकॉइन निवेश में लाभ प्राप्त करने वाले की लिस्ट में शीर्ष 5 देश की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट पर है, सेकंड चीन
और थर्ड जापान, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम और रूस की बात करें तो फिफ्थ है। अब बात करते हैं, ये देख लीजिए बिटकॉइन मुद्रा है, यह है बिटकॉइन मुद्रा की पिक्चर आप देख सकते हैं। तो आइए आप पिछले क्लास का रिवीजन करते हैं फटाफट से। ICRA ने FY 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को 8.5% का अनुमान लगाया है, यानी कि 8.5% भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है। और बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास का हाल ही में निधन हो गया है। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पूर्व बॉक्सिंग स्टार डिंगो सिंह का निधन हो गया है। और थेल्स ने आशीष सराफ को भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना है। हाल ही में दिहांग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। और रायमोना को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान असम का घोषित किया गया है। 9 जून 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ 400 वैश्विक विश्वविद्यालयों में जगह दी गई है? तो 800, यानी कि 8 विश्वविद्यालय को 400 में वैश्विक विश्वविद्यालयों में जगह मिली है। और बात करते हैं टॉप 200 में, तो भारत के 3 विश्वविद्यालय को जगह मिला है। किसने लॉन्च की अपनी श्री गुरु नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट? तो यह लॉन्च की गई है सहवाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस ब्रॉड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी बनाया गया है? तो यह रिचर्ड एलिंगवर्थ और माइकल गॉक दोनों को बनाया गया है। हाल ही में अंडमान सागर में शुरू हुआ इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है? तो सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है? तो लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। किस देश की लेखिका तसिटसी दंगारेम्बंगा को मिला पैन पेंटर प्राइज 2021? किस देश की लेखिका तसिटसी दंगारेम्बंगा को मिला पैन पेंटर प्राइज 2021? तो बात करते हैं जिम्बाब्वे की जो लेखिका है, इसी को यह पुरस्कार दिया गया है। भारत पे तथा ICC कब तक के लिए पार्टनर बने रहेंगे? तो 2023 तक यह दोनों पार्टनर बने रहेंगे। फेसबुक ने किसको शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। किस देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह एल सल्वाडोर बन गया है। लीगल यानी कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, एल सल्वाडोर बन गया है। चलिए आज स्टैटिक जीके के स्थान पर भारतीय राज्य व्यवस्था का जिक्र करते हैं और इसके बारे में जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यह आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्न की। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो यह बात करते हैं, तो यह प्रस्ताव जो था क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। और बात करते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और बात करते हैं कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य था। इस आधार पर प्रांतों में प्रतिनिधि का निर्वाचन का अनुपात का निर्धारित किया गया था। और भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो बात करते हैं विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं भारत की संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? तो यह पहली बैठक की बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर का जो चुनाव हुआ तो उस समय राजेंद्र प्रसाद को
अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अब बात करते हैं असम में जो हाल ही में 2 राष्ट्रीय उद्यान बढ़ाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब असम में जो है कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं और दिहोंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। वहीं रायमोना नेशनल पार्क को के बाद 1 सप्ताह के भीतर घोषित करने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और जिसमें कि कुछ दिन पहले डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला घोषित किया गया था। कुछ दिन पहले जो है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले जो घोषित किया गया था, यह एक प्रमुख हाथी निवास स्थान है। यह की बात करें तो यह जिला की बात करें तो तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ की जो घोषित किया गया था हाल ही में, यह एक हाथी का प्रमुख निवास स्थान है। और 7 राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसमें असम में तो दिहिंग पटकाई पार्क है न्यू जो बना है। और बात करते हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी न्यू बना है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।